तो हेलो दोस्तों, चलिए लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 6वां अध्याय है। अजय मिश्रा सर की बुक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें चलिए डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस एवं क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ? लोगों के शासन से है, तो रूल ऑफ पीपल। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग भाषण में लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए रूप में परिभाषित किया है। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र की परिभाषा, तो सीले के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। तो लोकतंत्र इन डेमोक्रेसी में एवरीबॉडी हैज देयर चंक। जेम्स ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र लोगों का ऐसा शासन है जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जो पॉपुलर सोवरेंटी है उसको लोग वोट के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। डायसी के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल इन अ डेमोक्रेसी। सुंदर के अनुसार प्रजातंत्र राजनीतिक निर्णयों तक पहुंचने के लिए एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है, सिस्टमैटिक सिस्टम है, जो नेताओं को निर्वाचन के माध्यम से विवादों का निर्णय करने योग बनाकर समानतः कल्याण को साकार करती है। लोकतंत्र का दार्शनिक आधार, तो लोकतंत्र मूल्यों के रूप में, तो डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू, व्यक्ति को एक इकाई मानना, पीपल आर कंसिडर्ड एज ए यूनिट, व्यक्ति गरिमा में विश्वास, तो इन बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ पीपल, लोगों को स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान करना। तो डेमोक्रेसी में लोगों को राइट्स और लिबर्टी को प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र समाज के रूप में, तो डेमोक्रेसी एज अ सोसाइटी, या तो चलिए जाति, लिंग एवं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, समाज में विशेषाधिकारों को समाप्त करना, यानी जो प्रिविलेजेस होते हैं उनको समाप्त करना समाज में। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में, तो डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ। तो लास्की, स्मिथ, ब्राइस जैसे विचारक लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखते हैं। तो लास्की, स्मिथ और ब्राइस जैसे विचारक कंसीडर्स डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ। उदारवादी शास्त्रीय लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में चित्रित करते हैं। तो जो क्लासिकल लिबरल्स होते हैं दे सपोर्ट डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेसी को एज अ लाइफ स्टाइल या वे ऑफ लाइफ की तरह प्रदर्शित करते हैं। लोकतंत्र जीवन शैली का आशय है दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णु होना। तो जो डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि वी आर टॉलरेंट टुवर्ड्स द थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर। मिल के अनुसार दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है। तो रिस्पेक्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर इज व्हाट डेमोक्रेटिक लाइफ स्टाइल इज। लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में, लोकतंत्र एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, तो सीमित संवैधानिक सरकार यानी लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सहमति का शासन, तो रूल ऑफ कंसेंट, उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रतिनिधि मूलक शासन यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव रूल, नियमित चुनाव, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। लोकतंत्र में अनिवार्य तत्व है चुनाव माध्यम है जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास किया जाता है। तो इलेक्शंस आर मीन्स थ्रू विच सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ सोसाइटी इज डन। लोकतंत्र के प्रकार, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला प्रयोग यूनानी युग में एथेंस में हुआ था। यह लोकतंत्र का आदर्श रूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडल रूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता बल्कि उसमें जनमत संग्रह, प्रत्याहार यानी रिकॉल तथा स्थानीय इकाइयों द्वारा शासन होता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना रूसो के विचारों में पाई जाती है। तो रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। रूसो का एक मतलब ये देखिए, रूसो का मानना था कि इंग्लैंड के लोग 5
वर्षों में एक बार स्वतंत्र होते हैं। मतलब इंग्लिश मैन आर फ्री ओनली वंस इन अ 5 ईयर। ये लोक दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। तो ये लोक दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। तो राजनीतिक लोकतंत्र का आशय ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसका मतलब ही है कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन यानी रिप्रेजेंटेटिव का रूल होता है, मतदान यानी वोट और यूनिवर्सल एडल्ट पंचायती इत्यादि के द्वारा शासन किया जाता है। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत काल लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप में मानते हैं। तो जो टिपिकल क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं वो लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप में मानते हैं, यानी डेमोक्रेसी को एज अ प्रोसीजरल थिंग ही देखते हैं। तत्वात्मक लोकतंत्र यानी सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आशय ही तत्वात्मक लोकतंत्र है। तो अगर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात हो रही है, सोशल और डेमोक्रेसी का मेंशन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? पार्ट 4 डीपीएसमी में है। तो ये सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की बात करता है। मतलब ये सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी मूलतः समाजवादी कल्याणकारी राज्यों में निहित होती है। तो जो सोशलिस्ट वेलफेयरिस्ट स्टेट होते हैं वहां पर सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी होती है। इसमें वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, चुनाव प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त लोगों को सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स लोगों को दिए जाते हैं जिससे लोग सशक्त हो सकें, यानी जिससे लोग एम्पावर्ड हो सकें। उत्तरदायी लोकतंत्र के विभिन्न रूप। तो उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख रूप। तो लिबरल डेमोक्रेसी के कौन कौन से रूप हैं? शास्त्रीय लोकतंत्र यानी क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल डेमोक्रेसी, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, तो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, फिर बहुलवादी, तो इसमें प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आती है। तो ये उदारवादी लोकतंत्र के रूप है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र तो क्लासिकल लिबरल डेमोक्रेसी। इस विचार के समर्थक लोकतंत्र के मूल्यों को प्रमुख स्थान देते हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको ये ज्यादा महत्व देते हैं। ये लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत का शासन यानी रूल ऑफ मेजोरिटी, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन, उत्तरदायी तथा सहमति पर आधारित शासन को स्वीकार करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रूल बेस्ड ऑन कंसेंट इज एक्सेप्टेड। लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में भी मानते हैं। तो क्लासिकल लिबरल जो डेमोक्रेसी के प्रोपाउंडर हैं वो लोकतंत्र को वे ऑफ लाइफ की तरह देखते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र में सामान्य हित पर भी बल दिया जाता है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतकार लॉक और बेंथम। लॉक और बेंथम ये क्लासिकल लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लॉक और बेंथम के अनुसार लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से संरक्षित किया जाता है। तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड और अनब्रिडल्ड पावर होती है उससे जो है तो मतलब संरक्षित किया जाता है। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये मैकफर्सन की बुक है। 1977 में इसे संरक्षात्मक मॉडल यानी प्रोटेक्टिव मॉडल कहा है। प्रोटेक्टिव मॉडल कहा है। शास्त्रीय लोकतंत्र की मान्यता का खंडन। तो सार्टोरी के अनुसार लोकतंत्र का स्वयं का शासन एक भ्रम है। इसके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शासन सत्ता के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। सार्टोरी के अनुसार लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं बल्कि नेताओं के अभाव से। तो डेमोक्रेसी वो वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट इंटेंजर्ड बाय लीडर्स बट लैक ऑफ लीडर्स। तो इसको ज्यादा खतरा किससे है? लैक ऑफ लीडर्स है। सार्टोरी की रचना डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये 1973 है। तो डेमोक्रेटिक थ्योरी कार्ल मैनहाइम के अनुसार लोग शासन सत्ता में सीधे सहभागिता नहीं कर सकते बल्कि निश्चित समय के बाद उनकी इच्छा जानने के लिए चुनाव होते हैं। कार्ल मैनहाइम की रचना क्या है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया।
आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये 1936 में बुक आती है। कार्ल मेनहाइम, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। सार्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी, 1973 में। रेमंड एरो के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजन होता है, तो इसमें काइंड ऑफ डिवीजन होता है, क्लास डिवीजन होता है, जबकि सोवियत व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग एकीकृत होते हैं। तो जो स्पेशल डिवीजन होता है वो इंटीग्रेटेड होते हैं, किसमें? सोवियत व्यवस्था में। रेमंड एरो की रचना क्या है? सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, ये 1950 में आती है। रेमंड एरो की रचना क्या है? सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास। बहुलवादी लोकतंत्र, तो ये प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, ये उदारवादी अनुभववादी सिद्धांत है। लिबरल एम्पिरिकल थ्योरी, तो इन सिद्धांतकारों के अनुसार समाज में अनेक समूह शक्ति एवं सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो वेरियस जो ग्रुप्स होते हैं वो समाज में पावर और सत्ता के लिए स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन होता है। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांत काल लोकतंत्र की बजाय बहुल तंत्र यानी पॉलियार्की का शब्द प्रयोग करते हैं। और पॉलियार्की का शब्द किसने दिया था? ये रॉबर्ट डहल ने दिया था। तो बहुतंत्र का आशय बहुल अल्पसंख्यकों का शासन है। बहुल अल्पसंख्यकों का शासन है। रॉबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ने बहुल तंत्र या पॉलियार्की शब्द का प्रयोग संयुक्त रूप से अपनी रचना पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1980 के अंतर्गत की। तो रॉबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम की जो संयुक्त पुस्तक थी, जो कौन सी थी? पॉलिटिक्स एंड मार्केट, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, 1980 में आती है। पॉलियार्की शब्द का प्रयोग करते हैं दोनों। लोकतंत्र के बजाय बहुल तंत्र यानी पॉलियार्की शब्द का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण है। उन्होंने लोकतंत्र में परंपरागत मूल्यों को अस्वीकार कर दिया है। तो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उसको लोकतंत्र में अस्वीकार किया है। शासन बहुसंख्यकों के द्वारा नहीं बल्कि बहुल अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया जाता है। तो जो प्लूरलिस्ट माइनॉरिटीज होती हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता है, मेजोरिटी के द्वारा नहीं। शासन बहुमत की बजाय आम सहमति से चलाया जाता है। तो रूल या कि जो गवर्नमेंट है इज रन बाय जनरल कंसेंसस, नॉट बाय मेजोरिटी। बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला रखने का श्रेय जेम्स मेडिसन को दिया जाता है, जेम्स मेडिसन को। इसलिए बहुलवादी लोकतंत्र को मेडिसनवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, मेडिसनवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यताओं का खंडन, तो बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार भी लोकतंत्र का वर्णन संस्थात्मक रूप से करते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं और इंस्टीट्यूशनल रूप से डेमोक्रेसी को देखते हैं। इसके अनुसार विभिन्न समूह सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा सौदाबाजी करते हैं। तो दे बार्गेन फॉर पॉलिटिकल पावर, दे बार्गेन एंड compete among each other for political power। ये भी लोकतंत्र के मूल आदि को नहीं मानते हैं। नव बहुलवादी यानी न्यू प्लूरलिस्ट, तो नव बहुलवादी का आधार रॉबर्ट डहल एवं चार्ल्स लिंडब्लॉम ने रखा। नव बहुलवादी को रॉबर्ट डहल ने डिफॉर्म्ड पॉलियार्की कहा। रॉबर्ट डहल ने तो न्यू प्लूरलिस्ट है उनको क्या कहा? डिफॉर्म्ड पॉलियार्की। यह शास्त्रीय बहुलवादी का संशोधित रूप है। तो ये जो क्लासिकल प्लूरलिस्ट की डिफिनीशन थी उसका ये संशोधित रूप है। नव बहुलवादी के अनुसार समाज में आर्थिक संगठन ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं दे आर मोर पावरफुल। इसलिए शासन सत्ता की प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संगठनों का प्रभाव अधिक है। ये बात है। मैकफर्सन के लोकतंत्र के मॉडल, तो मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में आती है, में लोकतंत्र के 4 मॉडलों का उल्लेख किया। कौन कौन से? संरचनात्मक मॉडल यानी प्रोटेक्टिव मॉडल, लॉक और बेंथम इनसे एसोसिएटेड है प्रोटेक्टिव मॉडल से। विकासात्मक मॉडल, तो डेवलपमेंटल मॉडल, इससे रूसो और मिल एसोसिएटेड हैं। और
साम्यावस्थावादी मॉडल, ये विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी सिद्धांत है इसमें। तो इगैलिटेरियन मॉडल, तो इसमें विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी सिद्धांत के जो विचारक हैं वो आते हैं। और लोकतंत्र का सहभागी मॉडल यानी कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैकफर्सन ने लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत को दो प्रकार में बांटा है। जो लोकतंत्र का क्लासिकल मॉडल है, डेमोक्रेसी का जो क्लासिकल मॉडल है, उसको दो प्रकार में बांटते हैं। कौन कौन से? संरचनात्मक मॉडल यानी प्रोटेक्टिव मॉडल। तो इस मॉडल के अंतर्गत मैकफर्सन ने लॉक और बेंथम के लोकतंत्र को रखा है। मैकफर्सन के अनुसार लॉक और बेंथम के लिए लोकतंत्र जनता को निरंकुश शासन से संरक्षित करने का एक माध्यम है। लॉक और बेंथम क्या मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ मीन्स थ्रू विच पीपल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्रेरी रूल। विकासवादी मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल। तो इस मॉडल के अंतर्गत मैकफर्सन ने मिल और रूसो के लोकतंत्र को रखा है, क्योंकि मैकफर्सन के अनुसार इन दोनों विचारकों ने व्यक्ति को नैतिक रूप में चित्रित किया है। तो रूसो और मिल का मानना है कि पीपल आर मोरल्स। लोकतंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन माना जाता है। तो लोकतंत्र को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन माना जाता है। किसमें? विकासवादी मॉडल में। तो डेमोक्रेसी इज सीन एज अ मीडियम थ्रू विच पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल ऑफ एन इंडिविजुअल इज डन। ओके। अतः इन्होंने लोकतंत्र को शासन प्रणाली के साथ जीवन शैली और मूल्यों के रूप में भी चित्रित किया है। तो लोकतंत्र नॉट ओनली अ गवर्नमेंट, तो जो डेमोक्रेसी है नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो अ वे ऑफ लाइफ। साम्यावस्थावादी मॉडल यानी ये इगैलिटेरियन मॉडल है। तो मैकफर्सन ने विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी लोकतंत्र को लोकतंत्र के साम्यवादी मॉडल में रखा है। तो जो प्लूरलिस्ट और स्पेशल क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं उनको इसमें रखा गया है, क्योंकि मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र के इन दोनों रूपों में यथास्थिति या साम्यावस्था बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। तो साम्यावस्था यानी स्टेटस कोइस्ट बात की जाती है, यथास्थिति स्टेटस को मेंटेन रखने की बात की जाती है। लोकतंत्र का सहभागी मॉडल यानी कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के सहभागी मॉडल का आदर्श रूसो के विचारों में पाया जाता है। जो कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है वो रूसो के विचारों में पाया जाता है। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता का समर्थन किया जाता है। लोगों के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन का समर्थन किया जाता है। सहभागिता का आशय केवल मतदान करना ही नहीं है। तो आप पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी का मॉडल है, इसमें पार्टिसिपेशन का केवल मतलब नहीं है कि आप वोट कराएं, बल्कि पार्टिसिपेशन सहभागिता का मतलब है सामाजिक आंदोलनों के द्वारा भी होना चाहिए। तो बल्कि सहभागिता सामाजिक आंदोलनों यानी सोशल कैंपेन्स के द्वारा भी सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए। जो पार्टिसिपेटरी थिंकर्स हैं ने पुनः लोकतंत्र को आदर्शवादी मूल्यों के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। तो लोकतंत्र के आदर्शवादी मूल्यों के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। तो डेमोक्रेसी इज नेसेसरी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आदर्श माना है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आइडल मानते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में कठिनाइयों के कारण प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं को स्वीकार किया है। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत सारी, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये स्वीकार करते हैं। तो मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अब भारत जैसे इतने बड़े देश में अगर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मैनिफेस्ट करने गए तब तो हो गया काम नहीं होने वाला। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वाले में भी लोगों को मतलब अच्छे से नहीं गवर्न किया जा रहा है, तो प्रत्यक्ष में तो संभव ही नहीं है। इसलिए जो प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए रिप्रेजेंटेटिव जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसको ये मान्यता प्रदान करते हैं।
प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए इन लोगों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को लागू करने का समर्थन किया है। तो इनिशिएटिव यानी आरंभक, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, प्रत्यावाहन यानी रिकॉल और प्लेबिसाइट जैसे चीजों को अपनाना चाहिए। इन सिद्धांतों के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपयोग करना चाहिए, जिनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो भारत में जो ग्राम पंचायत है इसमें ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है, तो ये काइंड ऑफ एक उदाहरण हो सकता है ग्राम सभा, ये उदाहरण हो सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो इसके माध्यम से जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाता है। तो पार्टिसिपेटरी सिद्धांत कारों के अनुसार लोकतंत्री प्रणाली में दल भी लोकतांत्रिक होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्टीज शुड आल्सो भी डेमोक्रेटिक, इसलिए सामान्यतः आंतरिक लोकतंत्र भी, जिसे सामान्यतः आंतरिक लोकतंत्र यानी इंटरनल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो इस समय मतलब जो भारत की जो नेशनल पार्टीज हैं, जेपी हो या आईएनसी हो, दोनों में ये आरोप लगाया जाता है कि इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। टॉप के 2-3 लीडर ही हर चीज को मतलब डिसाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पहले मतलब जो शुरू में जब कांग्रेस बनी थी और उसके बाद भी डेमोक्रेसी, मतलब कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी थी, आम सहमति से जो अध्यक्ष का चुनाव होता था लोगों की सहमति से, तो था। लेकिन अब धीरे धीरे उसका हास्य हुआ है और अब तो परिवार की एक संस्था के रूप में रह चुकी है। तो ये थोड़ा सा बात है। पूंजीवाद का खंडन, तो लोकतंत्र का व्यापक अर्थ सामाजिक एवं आर्थिक रूप में लोकतंत्र को लागू करना है, केवल राजनीतिक रूप में नहीं। अतः आर्थिक संगठनों और संरचना का लोकतांत्रिकरण आवश्यक है, ऐसा निकोस पुलांजा की मान्यता है, जिसे व्यवहारिक रूप में औद्योगिक लोकतंत्र की भी संज्ञा दी जाती है, यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की संज्ञा दी जाती है। कैरोल पेटमैन ये फेमिनिस्ट हैं, के अनुसार लोकतंत्र का आशय केवल निर्वाचित सरकार ही नहीं अपितु सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्रों का भी लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। तो सोसाइटी का और फैमिली का, दोनों का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, ये कैरोल पेटमैन मानती है। इनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी शुड हैव लिमिटेड पावर। नौकरशाही को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। इन्होंने नौकरशाही को पारदर्शी एवं अनुक्रियाशील बनाने पर बल दिया। मैकफर्सन की रचनाएं देख लेते हैं। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में आती है। द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1992 में आती है। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक, ये 1962 में आती है। लोकतंत्र की साम्यवादी मान्यता, जनवादी लोकतंत्र, तो जो कम्युनिस्ट बिलीफ है ऑफ डेमोक्रेसी उसके बारे में देखते हैं। तो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं वो उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको वो आलोचना करते हैं। इनके अनुसार उदारवादी लोकतंत्र मूलतः बुर्जुआ लोकतंत्र है, तो बुर्जुआ डेमोक्रेसी है। लिबरल डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट बुर्जुआ डेमोक्रेसी। इसके अनुसार पूंजीवाद के विनाश के बाद ही सही अर्थों में लोकतंत्र आएगा। तो विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी कैन बी इंस्टॉल्ड इन ट्रू सेंस, उनका ये मानना है। हंटिंगटन के अनुसार साम्यवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र में के मध्य अंतर की अपेक्षा व्यवस्था एवं अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्व है। ये लोकतंत्र को मूलतः सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं। जो कम्युनिस्ट थ्योरिस्ट हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फिर लोकतंत्र के वैकल्पिक मॉडल हैं उनको देख लेते हैं। तो लोकतंत्र के जो अन्य मॉडल हैं, वैकल्पिक मॉडल हैं, तो परिचर्चात्मक लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, तो बोर्ड केंद्रित लोकतंत्र की खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के माध्यम से। तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स
उसको उसकी खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के माध्यम से। जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के मुख्य प्रतिपादक कौन है? हैबरमास हैं। हैबरमास की रचना क्या है? द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, 1981 में आती है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। तो जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मूल आधार क्या है? मूल आधार जेएस मिल के विचारों में पाया जाता है। अतः जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के थ्योरिस्ट हैं वे लोकतंत्र में संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके महत्व को ये स्वीकार करते हैं। डेलिब्रेशन का क्या अर्थ होता है? परिचर्चा करने वाला व्यक्ति तार्किक एवं नैतिक होता है। तो जो व्यक्ति डेलिब्रेशन करता है तो ही और सी इज रेशनल एंड मोरल। परिचर्चा का मूल उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भलाई, यानी सोसाइटल अपलिफ्टमेंट, निजी स्वार्थ नहीं, तो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, मतलब सोशल। जो डेलिब्रेशन का उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिटेरियन गुड, सोशल गुड, निजी स्वार्थ नहीं। परिचर्चा का स्थान, तो परिचर्चात्मक सिद्धांतकारों के अनुसार तो जो डेलिब्रेटिव थ्योरिस्ट हैं, परिचर्चा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है। तो पब्लिक स्फीयर इंपॉर्टेंट है किसके लिए? डेलिब्रेशन के लिए। परिचर्चा में सत्य अंतर्निहित होता है। अगर आप डेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें ट्रुथ होता है, अपने आप में इनबिल्ट होता है। सत्य पर किसी का एक अधिकार नहीं होता। तो नोबडी हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर ट्रुथ। इसके अनुसार निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस नॉट बाय मेजॉरिटी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व होता है। तो एवरीबॉडीज वोट इज काउंटेड। परिचर्चा का संकीर्ण होता क्षेत्र, तो हैबरमास के अनुसार आधुनिक जनपुंज समाज में परिचर्चा का क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है। तो इन मॉडर्न मास डेमोक्रेसी द फील्ड ऑफ डिस्कशन इज गेटिंग नैरोअर डे बाय डे। तो ये धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। जो मॉडर्न मास सोसाइटी है उसमें डिस्कशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। संचार साधनों के द्वारा वाणिज्यिक घराने परिचर्चा का प्रयोग अपने हित के लिए करते हैं। मनुष्य को केवल भौतिक आवश्यकताओं को महत्व दिया जा रहा है। तो मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताएं यानी फिजिकल नीड्स को ही महत्व दिया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र का अमूलवादी मॉडल, तो रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो माइकल फूको ने लोकतंत्र के इस मॉडल को एग्नोस्टिक मॉडल भी कहा है। तो रेडिकल मॉडल के अनुसार राजनीति में सहमति की बजाय संघर्ष होता है। इन डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ कंसेंसस देयर इज स्ट्रगल। ये समान हितों की बजाय विभेद पर बल देते हैं और सुधार के स्थान पर विरोध को मुख्य मानते हैं। ये बहुलवाद के पूर्ण समर्थक हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक चैंटल मुफे ने इसका समर्थन किया है। इनके अनुसार लोगों की सक्रिय सहभागिता लोकतंत्र का मूल यथार्थ है। लोगों की व्यवस्था में सहभागिता का मूल कारण नागरिक यानी सिविल वैल्यूज हैं। विलियम कॉनोली ने उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को बहुलवादी नैतिकता कहा। तो जो पोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसको बहुलवादी नैतिकता कहा। सहचारी या सहचार्य लोकतंत्र, एसोसिएटिव डेमोक्रेसी, कोहेन और रोजर्स जैसे विचारकों ने अमेरिकी उदारवादी लोकतंत्र को संरचनात्मक रूप में यूरोपीय सामाजिक लोकतंत्र के अनुसार परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। समूहात्मक सिद्धांतकार समाज में सभी समूहों या संगठनों की समानता पर बल देते हैं। जो ग्रुप थ्योरिस्ट हैं वो समाज में सभी समूहों और संगठनों की समानता पर बल देते हैं। इसलिए पॉल हर्स्ट ने वर्तमान नौकरशाही रूपी कल्याणकारी राज्य की बजाय समूहात्मक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। इसके अनुसार समूह दबाव नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक समुदाय है। तो समूह दबाव मतलब जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, समूह वो नहीं है बल्कि एक स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी कम्युनिटी है, वॉलंटरी एसोसिएशन। समुदायवादी लोकतंत्र यानी कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी। तो कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांत का
बेंजामिन बार्बर, डेनियल बेल, जीन एल्स्टीन, रॉबर्ट बेला, एमिताई एजोनी, विलियम गालस्टोन है। उदारवादी लोकतंत्र में समानता व्यक्ति के अधिकार, तार्किकता और व्यक्तिगत यानी इम्पर्सनल हितों पर बल दिया जाता है, जबकि समुदायवादी लोकतंत्र में सामान्य भलाई और समुदाय की सदस्यता पर बल दिया जाता है। कॉमन इंटरेस्ट और जो कम्युनिटी की मेंबरशिप है उस पर बल दिया जाता है। समुदायवादी सिद्धांतकारों के अनुसार लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। ये बहुमत की बजाय आम सहमति में विश्वास करते हैं, स्टेट ऑफ मेजोरिटी कंसेंसस की बात करते हैं। निर्देशित लोकतंत्र यानी गाइडेड डेमोक्रेसी, इंडोनेशिया के शासक सुहार्तो ने शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया तथा चुनाव का प्रयोग दिखावटी रूप में किया। इसे प्रबंधकीय लोकतंत्र भी कहा जाता है, यानी मैनेज्ड डेमोक्रेसी। रूस में भी ऐसा ही हो रहा है। तो गाइडेड डेमोक्रेसी में तानाशाही शासन के अंतर्गत लोकतंत्र को अपनाया जाता है। तानाशाही शासकों का विचार था कि इन देशों में धीरे धीरे तानाशाही के द्वारा लोकतंत्र लाया जाएगा। तो साउथ कोरिया 100% वोटिंग का प्रावधान, तो अपने आप में डेमोक्रेसी दावा करते हैं कि है। लोकतंत्र का सहवर्तनी मॉडल यानी कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, फिलिशफार्ड के अनुसार बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देश महत्वपूर्ण हैं। तो कंसोसिएशनल मॉडल में बहुलवादी सरकार का निर्माण होता है, तो इसमें प्लूरलिस्ट गवर्नमेंट बनती है। लिशफार्ड के अनुसार वेस्टमिनिस्टर मॉडल का सबसे बेहतर रूप ब्रिटिश लोकतंत्र है। इस मॉडल में द्विदलीय व्यवस्था पाई गई है, यानी 2 पार्टीज इसमें रहती हैं। इसलिए सरकार और विपक्ष का निर्माण स्पष्ट रूप से होता है। इसमें सामान्यतः निर्वाचन प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। इसमें कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी सिद्धांत, तो न्यो राइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो सैमुअल ब्रिटन के अनुसार लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होती है। लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। लोकतंत्र का आर्थिक गतिविधियों पर दुष्परिणाम देखा जाता है। डेविड मार्क्यूजे ने कहा है कि लोकतंत्र वयस्कों के लिए वैसा ही है जैसा बच्चों के लिए टॉफी। ये विचारक कल्याणकारी राज्य के मूलतः विरोधी हैं, डेविड मार्क्यूजे जैसे लोग। डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना स्मिथ और ग्रे ने प्रस्तुत की। इसके अनुसार समकालिक सूचना क्रांति के युग में विकसित देशों में ईमेल और इंटरनेट के द्वारा समर्थन जुटाया और प्रचार किया जाता है। अब मतदान के लिए भी इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, तो महत्वपूर्ण है। तो फॉर एग्जांपल जो चुनाव हुए थे अमेरिका में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, तो कहा जाता था कि जो मतलब सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से मतलब वो जुटाया गया था, जन समर्थन जुटाया गया था। उसमें रसिया के भी रोल की जो है तो संदिग्ध बताया गया था। साथ ही भारत में तो 2014 के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग किया। तो ये डिजिटल डेमोक्रेसी। सर्वदेशी लोकतंत्र कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, सर्वदेशी लोकतंत्र के प्रणेता डेविड हेड कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र को केवल राज्यों की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु इनका प्रयोग वैश्विक होना चाहिए। इसलिए इन्होंने वैश्विक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिकरण पर बल दिया है। तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड। बार्बर के अनुसार भूमंडलीकरण के प्रसार के साथ लोकतंत्र का भी प्रसार हो गया है। तो विथ द स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज अ स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत का आधार कांत के विचारों में विद्यमान है। इसके प्रतिपादक माइकल डब्ल्यू डोयल है। तो माइकल डोयल। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होते हैं, तो डेमोक्रेसीज डू नॉट गो फॉर वॉर। इन्होंने तो इतना तक दावा किया है कि आज तक इतिहास में लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य कभी युद्ध नहीं हुए। तो इन हिस्ट्री
देयर हैव बीन नो वार बिटवीन डेमोक्रेसीज। इनके अनुसार यदि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य संघर्ष होता है तो उनका समाधान शांतिपूर्ण रूप में कर लिया जाता है। इनकेस अगर युद्ध होता भी है, संघर्ष होता भी है, तो इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाल लिया जाता है। लोग डंडा भाला लेके नहीं दौड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक डिफिसिट। तो लोकतांत्रिक घाटे के सिद्धांत का प्रयोग यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। लोकतांत्रिक घाटे का मूल अभिप्राय वैधता का अभाव है, तो लैक ऑफ वैलिडिटी, लैक ऑफ अथॉरिटी। लोकतांत्रिक घाटे के तहत सरकार और जनता में सामंजस्य नहीं होता और जनता सरकार पर भरोसा नहीं करती है। अधीनता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, तो इसका प्रयोग यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। सिद्धांत के अनुसार यूरोपीय समुदाय को वही शक्तियां सौंपी जाएंगी जिनका संपादन करने में राज्य असक्षम हो। अधीनता के सिद्धांत के अनुसार स्थानीय शक्तियों का प्रयोग राज्य के द्वारा ही होना चाहिए। नव या अर्ध लोकतंत्र, तो न्यू या सेमी डेमोक्रेसी, इस शब्द का प्रयोग साम्यवादी राज्यों में किया गया है, जैसे पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, जहां वर्ष 1990 के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। इन देशों में लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है, तो ये न्यू डेमोक्रेसी है या इन्हें सेमी डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो यह लोकतंत्र के साथ कुछ अधिनायकवादी प्रवृत्तियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर विजिबल हैं। प्रबंधकीय या रूसी लोकतंत्र, तो मैनेज्ड डेमोक्रेसी या रशियन डेमोक्रेसी। पश्चिमी यूरोपीय एवं अमेरिकी सिद्धांतकारों ने रशियन डेमोक्रेसी को प्रबंधकीय लोकतंत्र यानी मैनेज्ड डेमोक्रेसी कहा है, क्योंकि रूस में अभी भी बहुदलीय प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का अभाव का विकास नहीं हो सका है। तो जो मल्टी पार्टी और कम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम है तो वहाँ अभी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए ये मैनेजेरियल डेमोक्रेसी है या मैनेज्ड डेमोक्रेसी है। ईरान थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र सरकार के निर्णय पर अंतिम मुहर धार्मिक परिषद लगाती है। चुनावी लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र का प्रयोग अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। लोकतंत्र का तो सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी रचना द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991 में ये बुक आती है। कौन सी? थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी में लिखते हुए कहा कि विश्व में लोकतंत्र के विकास में निम्नलिखित चरण रहे। पहला चरण 1828 से 1926 के बीच रहा। इस चरण में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश लोकतांत्रिक हुए। सेकंड जो स्टेज आया उसमें 1943 से 1962 के बीच। इस चरण में इटली, पश्चिमी जर्मनी, भारत, जापान और इजराइल जैसे देश लोकतांत्रिक हुए। और तीसरा चरण थर्ड फेज में, जो कि 1974 से अभी तक है, स्पेन, पुर्तगाल, चिली, अर्जेंटीना और पूर्वी यूरोप के अन्य देश लोकतांत्रिक हुए जो पहले साम्यवादी थे। निर्वाचन थकान यानी वोटर फटीग क्या है? लोग वोट देते देते थक जाते हैं। इसमें निर्वाचन प्रक्रिया से उनका मोह भंग हो जाता है, जैसे हम और आप हैं। लोकतंत्र के आलोचक एवं उनके कथन, तो लेखी के अनुसार लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है। डेमोक्रेसी इज एंटीथेटिकल टू लिबर्टी। ये कैसे हो सकता? टेरी लैंड, तो ये लेखी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। टेरी लैंड के अनुसार लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। ये अभी भी आलोचना करेंगे तो ही ना बोलेंगे। मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। फ्रांसीसी विचारक फैजेट के अनुसार लोकतंत्र में अयोग्य लोगों का महिमामंडन होता है। हार्नसा के अनुसार बहुमत का शासन बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है तथा इसमें शासन ऐसे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। शासक ऐसे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं जो अपने ही छात्रों को दंडित करते हैं। फैजेट के अनुसार लोकतंत्र जैविक विकास के नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास के नियम के अनुसार प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्तियों का ही, मतलब जैविक विकास के नियम के अनुसार सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का ही शासन होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में तो आप जानते हैं कि अरिस्टोटल क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पुअर एंड इग्नोरेंट मासेस। पुअर, रूल ऑफ पुअर एंड इग्नोरेंट।
मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र सबसे अकार्य कुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र घूसखोरी, भ्रष्टाचार का पर्याय है। लोकतंत्र के प्रशंसक तो सी.डी. बर्न्स के अनुसार कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि संस्थाएं त्रुटिपूर्ण हैं और ये भली भांति कार्य नहीं करती, लेकिन यह मूर्खता होगी यदि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम बैलगाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दें। लिंडसे के अनुसार लोकतांत्रिक समाज और शासन प्रणाली अत्यधिक लचीली होती है और इसका प्रयोग संकट काल के समक्ष सबसे बेहतर रूप में किया जा सकता है। जॉन डिग्बी के अनुसार लोकतंत्र का मूल आधार मानवीय प्रकृति की क्षमताओं में विश्वास है तथा मानवीय बुद्धि में आस्था है और सहयोग के अनुभव की शक्ति है। तो यहाँ से दोस्तों हम डेमोक्रेसी को समाप्त करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण थिंकर है जिनको याद रखिएगा। तो अगर आपको दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली सीरीज में, जहाँ हम सिटीजनशिप और आइडियोलॉजी दोनों को एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं तो उनको एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।